इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम गोता लगा रहे हैं ओरेकल कॉर्पोरेशन की दुनिया में, मतलब इसकी तकनीक, इसकी रणनीति और हाँ, एआई के भविष्य में इसकी क्या जगह है। हमारे पास एक काफी डिटेल्ड विश्लेषण रिपोर्ट है और हमारा मिशन है ये समझना कि कैसे एक कंपनी जिसे कभी क्लाउड में पिछड़ा हुआ माना जाता था, उसने खुद को एआई युग के लिए तैयार किया है। हाँ बिल्कुल। और ये सब हुआ है अपनी कोर ताकतों जैसे डेटा, एंटरप्राइज ग्राहकों से गहरे रिश्ते और परफॉर्मेंस पर फोकस करके। और हाँ, लैरी एलिसन का असर तो है ही। बिल्कुल। ओरेकल की कहानी ना विरोधाभासों और बड़े स्ट्रैटेजिक मोड़ों से भरी है, और लैरी एलिसन की जो वो आक्रामक सोच है उसने इसे शेप दिया है। सही। कंपनी का बेस हमेशा से उसका डेटाबेस रहा है, उसी ने स्टेबिलिटी दी और फिर ओसीआई जैसे, मतलब ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बड़े दांव खेलने का मौका दिया। तो इस बदलाव के पीछे जो है लैरी एलिसन, उनकी कहानी भी थोड़ी अलग है। ब्रॉन्क्स में जन्म, फिर गोद लिया जाना, 2 बार कॉलेज छोड़ना। ट्रेडिशनल तो बिल्कुल नहीं। हाँ, नॉन कन्वेंशनल कह सकते हैं। और शायद उनका ये कुछ रिबेल वाला स्वभाव ओरेकल के बिजनेस रणनीति में भी दिखता है, जैसे बड़े अधिग्रहण या फिर कोर्ट केस। हाँ, ये कनेक्शन दिखता है, वो अग्रेसिवनेस। दिलचस्प बात यह भी है कि कंपनी का नाम एक सीक्रेट सीआईए प्रोजेक्ट ओरेकल से आया था। अच्छा। हाँ, और आईबीएम के साथ एक शुरुआती डील ने उन्हें पहचान दिलाई थी। और ये सब मुमकिन हुआ ओरेकल के कोर, उसके डेटाबेस की वजह से, मतलब RDBMS। एग्जैक्टली, वही उनका डीएनए है। 1979 में पहला कमर्शियल एसक्यूएल डेटाबेस ओरेकल V2 से लेकर आज के 23 AI तक, जिसमें AI वेक्टर सर्च जैसी चीजें हैं। मतलब डेटा को समझने खोजने का नया तरीका, खासकर असंरचित डेटा के लिए, जो AI के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, बैंकिंग, डिफेंस जैसे क्रिटिकल सेक्टर्स में उनकी पकड़ बहुत गहरी है। इससे एक तरह का वेंडर लॉक इन बनता है। मतलब एक बार कोई ओरेकल सिस्टम में आ गया तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल और महंगा। हाँ बिल्कुल। ये तो एक पावरफुल बिजनेस मॉडल है, लेकिन क्या ये ग्राहकों के लिए थोड़ी मजबूरी जैसी स्थिति भी है? ओपन सोर्स जैसे माईसीक्वल या पोस्टग्रेसक्यूएल से ये कैसे अलग है? देखिए, लॉक इन उनकी ताकत भी है और आलोचना का कारण भी। ओपन सोर्स के मुकाबले ओरेकल एक प्रोप्राइटरी एंटरप्राइज फोकस सोल्यूशन है। ज्यादा एडवांस्ड सिक्योरिटी, स्पेशल फीचर्स जैसे पैकेजेस वगैरह देता है, पर हाँ, महंगा भी है। सही। यही उनकी खाई है, उनका किला है। और इसी किले पर खड़े होकर ओरेकल ने क्लाउड में एंट्री ली, भले थोड़ी देर से, पर उन्होंने कॉपी नहीं किया दूसरों को, है ना? ओसीआई के साथ उनका फोकस अलग था। बिल्कुल सही। ओसीआई को खास तौर पर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और बड़े डेटा वाले कामों के लिए बनाया गया, जहां स्पीड और कैपेसिटी सबसे जरूरी है। और यही स्ट्रैटेजी अब एआई के दौर में उनके काम आ रही है। एआई मॉडल्स को ट्रेन करने, चलाने के लिए जैसी पावर चाहिए, वो ओसीआई देता है। अच्छा। और माइक्रोसॉफ्ट इज़्योर के साथ उनकी पार्टनरशिप, इज़्योर इंटरकनेक्ट, हाँ, वो भी महत्वपूर्ण है। मल्टी क्लाउड ग्राहकों के लिए बहुत फायदेमंद, वो आसानी से डेटा मूव कर सकते हैं। और उन्होंने प्राइसिंग को भी सिंपल करने की कोशिश की है यूनिवर्सल क्रेडिट्स मॉडल से, जिसमें एंटरप्राइज सपोर्ट भी शामिल है। हाँ, और वो जो ट्रेडिशनल लाइसेंस बेचने से क्लाउड सब्सक्रिप्शन पर शिफ्ट हुए हैं, उससे रेवेन्यू प्रेडिक्टेबल होता है और कस्टमर के लिए भी आसान। बड़ी अपफ्रंट कॉस्ट नहीं, रेगुलर पेमेंट। टेक्नोलॉजी अपनाने में आसानी। बिल्कुल। और ये एआई फोकस सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं है। वो जो हेल्थ केयर रिकॉर्ड कंपनी सर्नर को खरीदा, हाँ, बड़ा अधिग्रहण था वो सिर्फ डेटा के लिए नहीं था। वो हेल्थ केयर जैसे मुश्किल सेक्टर में एआई को टेस्ट करने, मॉडल ट्रेन करने के लिए एक रियल वर्ल्ड लैब बनाने जैसा था। अच्छा, इंटरेस्टिंग। तो और ओसीआई जनरेटिव एआई सर्विस से मेटालामा, गूगल जेमिनी, XAI ग्रॉक जैसे बड़े मॉडल्स का एक्सेस भी मिलता है। डेटाबेस 23 एआई में एआई वेक्टर सर्च है ही। तो अगर हम AWS, Azure या Google क्लाउड से तुलना करें, तो ओरेकल का मेन एआई दाव क्या है? सिर्फ परफॉर्मेंस या कुछ और? परफॉर्मेंस तो है ही, लेकिन असली ताकत है उनके डेटाबेस और एंटरप्राइज एप्स के साथ गहरा इंटीग्रेशन। जो ओरेकल के मौजूदा ग्राहक हैं, जिनका कोर बिजनेस ओरेकल पर चल रहा है, उनके लिए एआई अपनाना आसान हो जाता है। समझ गई। अच्छा, ओरेकल की एक और पहचान है उनकी खरीदो बनाम बनाओ वाली रणनीति। सन माइक्रोसिस्टम्स का अधिग्रहण याद है? हाँ, बड़ा कदम था। हार्डवेयर में एंट्री, जावा पर कंट्रोल, विवाद भी हुए। हाँ, और दूसरी तरफ नेटस्वीट का अधिग्रहण, वो SMB क्लाउड मार्केट के लिए था शायद। हाँ, और वो काफी सफल रहा।
लेकिन विवादों की बात करें तो गूगल के साथ वो जो जावा एपीआई वाला केस था, ओह हाँ, वो तो बहुत लंबा चला। दशक भर चला। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने गूगल के फेवर में फेयर यूज का फैसला दिया। फिर जावा लाइसेंसिंग में बदलाव, खासकर वो कर्मचारी आधारित प्राइसिंग, उससे कई यूजर ओपन जेडी के जैसे ओपन सोर्स विकल्पों पर चले गए। तो ये अग्रेसिव तरीके शॉर्ट टर्म में शायद फायदा दें, लेकिन लॉन्ग टर्म में डेवलपर कम्युनिटी को दूर करने का रिस्क भी है। बिल्कुल। और डेटा कलेक्शन प्रैक्टिसेस पर भी प्राइवेसी की चिंताएं उठी हैं, वो डेटा क्लाउड वाला मुकदमा। तो इन सब तकनीकी बदलावों, रणनीतिक चालों, विवादों का असर मार्केट में कैसा दिख रहा है? हालिया स्टॉक उछाल तो जबरदस्त है, 915 बिलियन वैल्यूएशन के करीब। हाँ, ये उछाल सीधा जुड़ा है ओपन एआई और XAI जैसी एआई कंपनियों से OCI की बढ़ती डिमांड से। अच्छा। ये ओरेकल की एआई स्ट्रैटेजी का एक तरह से वैलिडेशन है। लैरी एलिसन की नेटवर्थ भी काफी बड़ी है इससे। तो कुल मिलाकर ओरेकल का भविष्य टिका है एआई प्लस डेटा प्लस क्लाउड के इस ट्रायंगल पर। लेकिन चुनौती? सबसे बड़ी चुनौती भारी कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब पैसा बहुत लग रहा है। इस साल $35 बिलियन खर्च करने का प्लान है। बाप रे। हाँ, और इन बड़े एआई कॉन्ट्रैक्ट्स को सस्टेनेबल प्रॉफिट में बदलना। ओरेकल अब खुद को एक जनरल क्लाउड प्रोवाइडर नहीं, बल्कि एक खास हाई परफॉर्मेंस एआई इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर के तौर पर पोजीशन कर रहा है। यानी दांव बहुत बड़ा लगा रखा है। बिल्कुल। और यही हमारे फाइनल थॉट पर लाता है। ओरेकल ने एआई के लिए अपनी विरासत को अच्छे से इस्तेमाल किया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये भारी निवेश और बढ़ते कंपटीशन के बीच अपने बड़े एआई कॉन्ट्रैक्ट्स को लगातार मुनाफे में बदल पाएंगे, या ये ऊंचे दामों वाला जुआ आखिर में बहुत महंगा साबित होगा। भविष्य इस पर निर्भर करेगा कि क्या वो वाकई एक स्पेशलाइज्ड एआई प्लेयर के तौर पर अपनी पहचान बनाए रख पाते हैं या नहीं।